जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। चंडीगढ़ डीपी का एग्ज़ाम जो था उसके हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे साथियों। टाइम की कमी के कारण हम उसका नेक्स्ट पार्ट में आज 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक ही क्लास में। ठीक है, 60 के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप कल की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। सो लेट नहीं करेंगे, जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। 40 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए थे, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 41 की। ठीक है, 41वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये ध्यान रखिए। अनुष अग्रवाल हु ऑब्टेन्ड इंडियाज फर्स्ट एवर ड्रेसेज कोटा इन डैश फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स। ठीक है, अनुष अग्रवाल जिन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए किसमें भारत का पहला ड्रेसेज कोटा प्राप्त किया था, किस खेल में ड्रेसेज कोटा प्राप्त किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, बॉक्सिंग में, जूडो में, घुड़सवारी में या फिर तैराकी, स्विमिंग में। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अनुष अग्रवाल ने घुड़सवारी यानी कि एक्विस्ट्रियन, ठीक है, घुड़सवारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एक्विस्ट्रियन डायरेक्ट हिंदी में लिख के दे देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर, आई होप आपको ऑप्शंस विजिबल होंगे। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। ठीक है, भवनीश मेहंदी रत्ता, नीरज चोपड़ा, लवलीना बोगगोहेन और विष्णु सरवनन। ठीक है, किन किन ये जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन वो किन गेम से, किस खेल से रिलेटेड है ये आपको बताना है, मैच करना है इसको। ठीक है, कोड्स आपके यहाँ पर दे रखे हैं, इसके सराउंडिंग आपको आंसर बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर सभी के जवाब आने चाहिए भैया। ठीक है, अब देखिए, नीरज चोपड़ा जाहिर सी बात है जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है और जेवलिन थ्रो आपका एथलेटिक्स में आता है। तो दूसरे का चौथा आप देख लो किस में दे रखा है। ठीक है, दूसरे का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का तीसरा, दूसरे का चौथा केवल किस में दे रखा है भैया, केवल एक में दे रखा है, ऑप्शन डी में। ठीक है, इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी के मिला लीजिए, पहले का तीसरा भवनीश मेहंदी रत्ते की बात करें तो भैया शूटिंग से संबंधित है। लवलीना बोगगोहेन की अगर हम बात करें तो ये आपकी बॉक्सिंग से रिलेटेड है और विष्णु सरवनन ये आपका सेलिंग स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, 43वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज मेंस, वुमेन्स एंड मिक्स्ड इवेंट्स एक्सेप्ट। ठीक है, निम्नलिखित खेलों में से किसको छोड़कर सभी पुरुष, महिला और मिश्रित स्पर्धाएं हैं। इनमें कौन सा वो गेम है जो कि सिंगल्स भी होता है, डबल्स भी होता है और मिक्स डबल्स भी होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, बास्केटबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन और शूटिंग। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा कौन सा। बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। बास्केटबॉल को छोड़कर बाकी तीनों की तीनों ही सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल जैसी प्रतियोगिताओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। 44वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द मेजरमेंट ऑफ बैडमिंटन प्ले फील्ड इज। बैडमिंटन खेल के मैदान की माप पूछा है भैया, मीटर में पूछा है। अक्सर इसको फिट में पढ़ के आते हैं लोग। ठीक है, मीटर में भी पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने, 16 × 7 मीटर यानी लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, या फिर लंबाई 16.1 मीटर। ठीक है, चौड़ाई युगल के लिए 7.2 मीटर और एकल के लिए 7.3 मीटर। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब इन ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, बैडमिंटन खेल की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी, बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा करेक्ट आंसर, 13.4 मीटर इसकी लंबाई और 6.1 मीटर चौड़ाई जो होती है वो आपकी युगल के लिए, 13.1 मीटर चौड़ाई युगल के लिए और 6.1 मीटर एकल के लिए। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से आंसर आपको देने हैं। लंबाई 13.4 मीटर
और चौड़ाई होगी आपकी 6.1 मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ये वाला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला सवाल आपके सामने भैया 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, द मेजरमेंट ऑफ कबड्डी वुमेन्स एंड जूनियर्स प्ले फील्ड। ठीक है, वुमेन महिला की और जूनियर की एक ही होती प्ले फील्ड, ये आपकी बतानी है। इसकी कोर्ट की मैदान की माप क्या होती है। लंबाई 12 मीटर, लंबाई 13 मीटर, लंबाई 9 मीटर, लंबाई 11 मीटर। चलो बताओ फटाफट से क्या होगा। लंबाई कितनी होती वुमेन्स के लिए, पुरुष पूछता तो 13 मीटर होती, वुमेन्स पूछा है भैया 12 मीटर होगी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वुमेन्स यानी महिला और जूनियर की जो होती है लंबाई 12 मीटर होती है, और चौड़ाई की बात करेंगे तो कितनी हो जाती है, 8 मीटर होती है। 12 गुणे 8 मीटर का मैदान होता है भैया। और इसकी बात करें तो 13/10 आई होप सो पुरुष की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा, चौड़ाई भी तो दे रखी है यहाँ पे। हाँ, ये देखो यहाँ पर दे रखा है 12 लंबाई और चौड़ाई 8 मीटर, और ये 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। ये मेंस के लिए हो जाएगी और ये वुमेन्स के लिए हो जाएगी। पूछा क्या है, वुमेन्स और जूनियर का पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। 46वां क्वेश्चन है भैया, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग एज ए नेवर बीन द कैप्टन ऑफ एन इंडियन हॉकी टीम, जो कि इंडियन ओलंपिक हॉकी टीम का कैप्टन नहीं रहा है इनमें से। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, कौन कभी भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम का कप्तान नहीं रहा है। रमनदीप सिंह, भरत छेत्री, हरमीत सिंह, धनराज पिल्ले। बताओ फटाफट से। सारे ही हॉकी से रिलेटेड है, सारे जो नाम है हॉकी से रिलेटेड है। इसमें से कौन कभी हॉकी इंडियन ओलंपिक हॉकी टीम का कैप्टन नहीं रहा है, पूछा है। बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। धनराज पिल्ले जो थे वो कभी भी इंडियन ओलंपिक हॉकी टीम के कैप्टन नहीं रहे। और आपको बता दें, धनराज पिल्ले बहुत ही महान और बहुत ही बेहतरीन हॉकी के प्लेयर रहे हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के बाद इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है, ईटानगर ने हाल ही में किसकी मेजबानी की। ठीक है, किस खेल की मेजबानी की। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की, ठीक है, या फिर आईसीसी चैंपियनशिप की, या स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो फटाफट से बताओ कि ईटानगर रिसेंटली होस्टेड, क्या होस्ट किया था उन्होंने। बिल्कुल, साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 को होस्ट किया था इन्हें। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की होस्टिंग या मेजबानी की बात करें तो ईटानगर ने की थी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, 48वां क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग है भैया। ठीक है, क्या कह रहा है, स्क्वैश विश्व कप 2023, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023, कार्लोस अल्कराज और ओलंपिक 2024। इसका संबंध किन किन जगहों से है ये आपको बताना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया। स्क्वैश विश्व कप 2023 की हम बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट होगा वो चेन्नई में होगा। ठीक है, वहीं विशेष ओलंपिक विश्व कप 2023 की अगर हम बात करेंगे तो ये जर्मनी में हुआ। कार्लोस अल्कराज की बात करेंगे तो कार्लोस अल्कराज आपके स्पेन के रहने वाले हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, 2024 का जो ओलंपिक था पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, 49वां क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फॉल्स स्टेटमेंट इज, ठीक है, गलत कथन क्या है, इसमें से आपको चूज करना है। भारत ने चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की, या भारत ने स्पेन ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 में 202 पदक जीते, फीफा विश्व कप रैंकिंग 2023 में भारत 100वें स्थान पर है। ठीक है, पाकिस्तान ने कबड्डी का एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता। इनमें से गलत कथन बताना है हमें। ठीक है, तो गलत कथन क्या होगा फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ कि पाकिस्तान ने कबड्डी का एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता 2023 का, ये बिल्कुल गलत कथन है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, 50वां क्वेश्चन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाई चैंपियन सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कोरिया के येओसू में कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीतने के लिए 3 गेम पुरुष इंडोनेशियाई जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो को हराया। किस खेल से? अब बताओ, एक तो इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में इसीलिए डाले जाते हैं ताकि आपका टाइम टेकन जाए थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन लंबा है। सो बैडमिंटन, टेनिस, शूटिंग, तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेनिस, शूटिंग और आर्चरी, इन चारों गेम में से किस गेम में इन्होंने हराया? बताओ फटाफट से, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल बैडमिंटन खेल की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। ये बैडमिंटन गेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रू स्टेटमेंट इज, सही कथन कौन सा है, इसमें समय पहचानना है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे। सो विराट कोहली पर आईसीसी ने 2 मैचों पर प्रतिबंध लगाया। करमन और थांडी एक टेनिस चैंपियन है। नोवाक जोकोविच ने एक बार फिर विंबलडन, ये क्या लिखा है, खिताब जीता। इसको नोवाक जोकोविच वंस अगेन वॉन द विंबलडन मेन सिंगल 2023, 2023 का विंबलडन मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने एक बार और जीता, या फिर सारे के सारे सही हैं? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है भैया? सो इसमें पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है, चौथा वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि भाई 2 गलत हो गए, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करमन कौर थांडी एक टेनिस चैंपियन है, टेनिस स्पोर्ट्स के चैंपियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, 52वां क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। क्या कह रहा है? पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। गलत कथन को चुनना है हमें, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने। शारीरिक शिक्षा एक सीखने की प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य और फिटनेस की जीवन शैली प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान और शारीरिक प्रथाओं पर विचार करती है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा व्यायाम और स्वच्छता से लेकर शरीर के विकास और देखभाल पर ध्यान केंद्रित करती है। शारीरिक शिक्षा शिक्षण की एक भाग है जिसमें अवस्थाओं के भौतिक मामलों का अध्ययन किया जाता है। और शारीरिक शिक्षा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक गुणों के आधार पर नागरिकों के संपूर्ण और समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने में योगदान देती है। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लगभग सारे ही करेक्ट दिख रहे हैं, बट हमें एक पिक करना है। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। शारीरिक शिक्षा शिक्षण का एक भाग है जिसमें अवस्थाओं के भौतिक मामलों का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक गुणों के आधार पर नागरिकों के संपूर्ण और समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने में योगदान देती है। तो डी वाला ज़्यादातर इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। और आंसर में आपके दे रखा है ऑप्शन सी, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर के आंसर की मैं ऑप्शन सी इसका आंसर दे रखा है, बट अकॉर्डिंग टू मी आंसर डी पे जाना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताइए इनमें से सबसे उत्कृष्ट उदाहरण क्या होगा फिजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, 53वां क्वेश्चन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शंस अबाउट फिजिकल एजुकेशन एक्सेप्ट। शारीरिक शिक्षा के बारे में निम्न में से सभी गलत धारणाएं हैं, सिवाय इसके। गलत धारणा सारी हैं, लेकिन इसमें एक सही धारणा है, वो हमें पहचानना है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा एक जैसा आप चाहते हैं वैसा करें वर्ग। शारीरिक शिक्षा अकादमिक रूप से प्रतिष्ठित है। शारीरिक शिक्षा खेल खेलने और शरीर निर्माण के बारे में है। शारीरिक शिक्षा केवल पुरुषों के लिए है। बताइए गलत ऑप्शन क्या होगा इसमें, ठीक है। फटाफट से, इसमें दोनों ऑप्शन गलत होंगे वैसे। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, देख लिया आपने। क्या पूछा है? शारीरिक शिक्षा के बारे में निम्न सभी धारणाएं गलत हैं सिर्फ एक के, यानी कि इसमें से 3 गलत है और 1 सही है, ठीक है। अब जैसे शारीरिक शिक्षा जैसा आप चाहते हैं वैसा करें, भाई बिल्कुल गलत है। शारीरिक शिक्षा अकादमिक रूप से प्रतिष्ठित है, केवल ये भी गलत है। शारीरिक शिक्षा केवल पुरुषों के लिए, ये भी गलत है। शारीरिक शिक्षा खेल खेलने और शरीर निर्माण के बारे में है, ये कथन इसका सही है, दैट इज ऑप्शन
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, शारीरिक शिक्षा खेल खेलने और शरीर निर्माण के बारे में है। शारीरिक शिक्षा अकादमिक रूप से प्रतिष्ठित है। फिजिकल एजुकेशन इज एकेडमिकली प्रेस्टिजियस। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन जाएगा, ये दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की थी उसमें आंसर बी आपका करेक्ट दे रखा है, ठीक है, कि फिजिकल एजुकेशन इज एकेडमिकली प्रेस्टिजियस। बट अगर देखो आप, फिजिकल एजुकेशन अबाउट प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड बॉडी बिल्डिंग, भाई शारीरिक शिक्षा खेल खेलने और शरीर निर्माण के बारे में भी है, ठीक है। अब आप बताइएगा, हो सकता है बाद में रिवाइज आंसर की में इन दोनों को सही मान लिया गया हो, ठीक है। बट ऑप्शन इसका जो आंसर की है उसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा, बाकी कमेंट करके आप बताइएगा इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, शारीरिक गतिविधियां और खेल सिंधु घाटी सभ्यता 3250 2500 ईसा पूर्व, वैदिक काल 2500 से 100 ईसा पूर्व, महाकाव्य काल 100 से 6000 ईसा पूर्व, पूर्व मध्यकाल 100 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी की एक अभिन्न घटना थी। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा निष्कर्ष होगा। भारत में शारीरिक शिक्षा का एक समृद्ध इतिहास और विरासत है। शारीरिक शिक्षा स्वतंत्रता के बाद ही एक अभिन्न घटना थी। यह कथन सदियों से भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को नहीं दर्शाता है। यह कथन जो दे रखा है यहाँ पर, ये गलत है। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे बढ़िया निष्कर्ष कौन सा होगा कि भैया भारत में शारीरिक शिक्षा का एक समृद्ध इतिहास और विरासत रहा है प्राचीन टाइम से ही, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन हैज़ अ रिच हिस्ट्री एंड हेरिटेज इन इंडिया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। चलिए फटाफट से मिलाएंगे। देशों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ग्रीस, जापान, चाइना, साइबेरिया, ठीक है। अब किसका संबंध किससे है, शीतकालीन खेल से, ओलंपिक से, कैंडो से, संतजू की द आर्ट ऑफ वॉर। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 55। अब देखो ग्रीस का संबंध सीधे सीधे ओलंपिक से है भैया, तो पहले का आर किस में दे रखा है, आप देखो बी में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है, ठीक है। फिर कैंडो जो है वो जापान से रिलेटेड है, ठीक है। सो दूसरे का एस हो गया। चीन जो है उसकी अगर हम बात करें भैया, तो ये आपका संतजू की द आर्ट ऑफ वॉर, साइबेरिया शीतकालीन ओलंपिक खेल से संबंधित हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56। चलिए क्या कह रहा है, गीता के अध्ययन की तुलना में फुटबॉल के माध्यम से आप स्वर्ग के अधिक निकट होंगे। किसने कहा भैया ये, ठीक है। योर विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता वाज कोटेड बाई, किसके द्वारा कहा गया, लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी, लता मंगेशकर या स्वामी विवेकानंद। अब ऐसा कौन व्यक्ति कह सकता है ना। बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाएंगे आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, स्वामी विवेकानंद द्वारा उद्धत है ये, उनके द्वारा कोट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वर प्लेड इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल औपनिवेशिक भारत में खेला जाता था, ठीक है। औपनिवेशिक भारत में रग्बी, आइस हॉकी, चेस, वॉलीबॉल, रग्बी, क्रिकेट, फील्ड हॉकी, बिलियर्ड्स या क्रिकेट, फील्ड हॉकी, पोलो, स्क्यूबा डाइविंग, क्रिकेट, रिदमिक जिम्नास्टिक। चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। सो औपनिवेशिक भारत में 3 इंपॉर्टेंट गेम होते थे भैया, ये आपको ध्यान में रखना है, क्रिकेट, फील्ड हॉकी और पोलो, ठीक है। ये तीनों ही गेम होते थे। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। 58वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्व युग में रणजीत सिंह किसके एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। रणजीत सिंह जो थे इंडिपेंडेंस बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले रणजीत सिंह किस स्पोर्ट्स के प्लेयर थे, पोलो, क्रिकेट, गोल्फ या फील्ड हॉकी। चलो फटाफट से बताओ।
रणजीत सिंह की बात आती तो भैया किससे संबंधित है? बिल्कुल, अगर आप क्रिकेट के साथ जाते तो आप बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है? किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी के लिए पहनने योग्य खेल के प्रौद्योगिक गैजेट है? ठीक है, पोलार हार्ट रेट मॉनिटर, ध्रुवीय हृदय गति मॉनिटर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट घड़ी, पेस मेकर और या जीपीएस। क्या कह रहा है? इसको छोड़कर निम्नलिखित सभी वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी के लिए पहनने योग्य खेल के प्रौद्योगिकी, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड गैजेट हैं जो आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को बताएं। अब जीपीएस भी करंट चीज़ें ट्रैक करता है, ठीक है। और क्या पूछा है? किसको छोड़कर, यानी कौन नहीं है ये बताना है। स्मार्ट वॉच भी आपका निगरानी के काम में आती है, और जो आपका पोलार हार्ट रेट मॉनिटर है ये भी उसी काम में आता है। बट जो पेस मेकर भैया वो क्या काम करता है? जब किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है तो उसमें एक पेस मेकर लगाया जाता है ताकि उसका हार्ट अच्छे से काम कर सके, उसके दिल की धड़कन, तो ये उससे संबंधित नहीं है भैया, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, मैच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? VO2 मैक्स, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, EEG और लैक्टेट। ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से मैच करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 60, अब बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर 60वें प्रश्न का? फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के जवाब आने चाहिए भैया। सो VO2 मैक्स की बात करें, मेटाबॉलिक गैस एनालाइजर, हार्ट रेट वेरी, EEG, लैक्टेट। क्या होगा सेकंड? HRV मॉनिटर। यहीं से देख सकते हैं, देखिए, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV मॉनिटर, यहीं से आपका मैच हो जा रहा है। सेकंड का होगा S। अब देखो सेकंड का S किस में है भैया? सेकंड का S सिर्फ एक में है, ऑप्शन सी में, यहीं से पकड़ लो, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का क्या दे रखा? Q, VO2 मैक्स, मेटाबॉलिक गैस एनालाइजर। थर्ड का R दे रखा है, EEG आपका अल्फा वेव्स हो गया। लैक्टेट की बात करेंगे भैया तो ये आपका ब्लड लैक्टेट एनालाइजर, यहाँ से भी निकाल सकते थे हम, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, 61वां प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61, 61वां क्वेश्चन? सही विकल्प को चिन्हित करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन पकड़ना है इसमें से। प्रौद्योगिकी के माध्यम से खेल प्रदर्शन का मूल्यांकन केवल प्रयोगशाला में किया जा सकता है। मैक्स का अनुमान महंगे आयातित खेल उपकरणों से ही लगाया जा सकता है, ठीक है, VO2 मैक्स का। बॉक्सिंग मुख्य रूप से अवायवीय है, यानी कि एनएरोबिक स्पोर्ट्स में आता है। फिर टेलीमेट्री के माध्यम से क्षेत्र की स्थितियों में कई मनोवैज्ञानिक मापदंडों की निगरानी की जा सकती है। ऑप्शंस आपके सामने भैया, ऑल आर ट्रू, ऑल आर फॉल्स, पहला और दूसरा सही होंगे और तीसरा और चौथा, या फिर पहला दूसरा गलत है और तीसरा चौथा सही है। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। अब देखो, इसमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदर्शन का मूल्यांकन केवल प्रयोगशाला में किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है भैया, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसका गलत है। सेकंड क्या कह रहा है? VO2 मैक्स का अनुमान महंगे आयातित उपकरणों से ही लगाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। दूसरा भी आपका गलत है, तो पहला दूसरा फॉल्स हो गया भैया, ठीक है। बॉक्सिंग मुख्य रूप से अवायवी एनारोबिक गेम है, बिल्कुल एनारोबिक गेम है, ठीक है। सो तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर टेलीमेट्री के माध्यम से किसी क्षेत्र की स्थितियों मनोवैज्ञानिक मापदंडों की निगरानी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। तीसरा और चौथा सही, यानी फर्स्ट एंड सेकंड्स आर फॉल्स एंड थर्ड एंड फोर आर ट्रू। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है? खेलों में फिक्सचर का तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। फिक्सचर्स इन स्पोर्ट्स रिफर्स टू, प्रतियोगिताओं के लिए सभी टीमों को समान परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने के लिए टीमों को एक व्यवस्थित, सुसंगत, निष्पक्ष और यदि आवश्यक हो तो दोहराए जाने योग्य क्रम की व्यवस्था का आदेश, ठीक है। दूसरा, उपकरण का एक टुकड़ा जो लगाया जा सकता है। मैच फिक्सिंग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलो बताओ, बिल्कुल
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सभी टीमों को समान अवसर प्राप्त हो, सभी एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से, कोई बिना भेदभाव के एक दूसरे के टीमों को खिलाना, आपस में लड़वाना, प्रतियोगिता कराना, ये फिक्सचर का काम होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 63। कॉम्पिटिशन हैज़ बीन कैन बी हेल्ड बाई ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, किसके आयोजन द्वारा प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और संयोजन टूर्नामेंट, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई, प्रतियोगिताएं किस तरीके से आयोजित की जा सकती हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट में भी प्रतियोगिताएं होती हैं और लीग और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में भी होती हैं, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है भैया? पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सही कथन चुनना है हमको, थोड़ा सा और ऊपर होता हूँ, चलिए करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है हमें। ठीक है, क्या कह रहा है? एक लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक मैच में हारने वाली टीम को तुरंत हटा दिया जाता है। लीग टूर्नामेंट में, नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम या व्यक्ति हर दूसरी टीम या व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। एक लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में भी जाना जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो, लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक मैच में हारने वाली टीम को तुरंत हटा दिया जाता है, नहीं, ये कथन गलत है भैया। हर टीम को एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिलता है। नॉकआउट टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम को व्यक्ति के साथ दूसरी टीम में खेलने का मौका मिलता है, बिल्कुल गलत। एक बार हारे नहीं कि बाहर कर दिया। एक लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहा जाता है, बिल्कुल इसको राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं लीग टूर्नामेंट को, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। अ लीग टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, 65वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मोस्ट बेसिक येट मोस्ट यूजफुल पैरामीटर टू मॉनिटर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज। खेल प्रदर्शन की निगरानी के लिए सबसे बुनियादी लेकिन सबसे उपयोगी पैरामीटर इनमें से कौन है भैया? हार्ट रेट, स्लीप आवर्स, इंजरी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मैचेस वॉन इन मेजर स्पोर्ट्स, हृदय गति, शयन के घंटे, चोट की आवृत्ति, प्रमुख खेलों में जीते गए मैचों की संख्या। खेल प्रदर्शन की निगरानी की बात हो रही भैया, तो खेल प्रदर्शन की निगरानी आप कैसे कर सकते हैं? किसी की उसकी हार्ट रेट से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी वह जगह है जहां प्राचीन ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे? ठीक है, यानी प्राचीन ओलंपिक खेल, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स कहाँ पर आयोजित हर 4 साल में किए जाते थे? नई दिल्ली, ओलंपिया, ट्यूनिस या फिर रोम? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ओलंपिया में आयोजित किया जाते, तो ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाएंगे आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे, क्या कह रहा है? 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? बताओ भैया। पेरिस में किया गया था, ठीक है, मिलानो में किया गया था, लॉस एंजलिस में, या ब्रिस्बेन में? बताइए फटाफट से, कहाँ किया गया था? 2008 का, सॉरी 2008 बोल दिया मैंने, 2028 का जो समर ओलंपिक है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? अभी 2024 का पेरिस फ्रांस में हुआ, आने वाला 2028 का कहाँ होगा भैया? लॉस एंजलिस में होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? इसको क्या हो गया था? चलिए, निम्न सभी कथन सही हैं सिवाय इसके, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहां से पकड़ना है। पैरालंपिक खेल हमेशा एक ही शहर में और एक ही स्थान पर ओलंपिक खेलों के लगभग 2 सप्ताह बाद होते हैं। पैरा एथलेटिक में एथलीट को हमेशा अपने गाइड से पहले फिनिश लाइन पार करनी चाहिए, ना कि इसके विपरीत। ओके, पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक में कोई अंतर नहीं होता। पैरा टेबल टेनिस में 11 विकलांगता वर्गीकरण है। बताइए, इसमें से सभी कथन सही हैं सिवाय, यानी एक कथन को हमें गलत वाला बताना है, क्या होगा? पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक में कोई अंतर नहीं होता, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है?
एशियाई खेलों के बारे में निम्न सभी कथन सही हैं सिवाय इसके। एशियन गेम्स के बारे में इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। केवल एशियाई राष्ट्रीयता प्रतिनिधित्व वाले खिलाड़ी ही खेल सकते हैं एशियन गेम्स को। यह ओलंपिक खेलों के बाद दूसरा सबसे बड़ा विश्व टूर्नामेंट है। एशियाई खेलों में भारत ने कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता। भारत ने 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की। अब बताओ इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है भैया? रॉन्ग स्टेटमेंट, एशियाई खेलों में भारत ने कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। भारत ने कई बार गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया हैज़ नेवर वॉन अ गोल्ड इन एशियन गेम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए क्या कह रहा है? देयर आर डैश मेंबर कंट्रीज इन साउथ एशियन गेम्स। ठीक है, दक्षिण एशियाई खेलों में जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 5, 7, 9, 11। बताओ कितने भैया? दक्षिण एशियाई खेलों में जो सदस्य देश हैं कितने हैं? 7 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। 71वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड एट। 2022 का जो राष्ट्रमंडलीय गेम थे, कॉमनवेल्थ गेम्स थे, वो कहाँ आयोजित किए गए थे? टोक्यो में, कैलिफोर्निया में, लंदन में या बर्मिंघम में? फटाफट से बताएंगे कहाँ पर आयोजित किए गए थे भैया? बर्मिंघम में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 72। क्या कह रहा है? 72वां क्वेश्चन। विशेष रूप से ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स के लिए विश्व शासी निकाय के रूप में कार्य करता है, जो तकनीकी उपकरणों का मानकीकरण करता है और आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड बनाए रखता है। वह कौन है जो विशेष रूप से ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स के लिए विश्व शासी निकाय के रूप में कार्य करता है भैया? वर्ल्ड एथलेटिक्स, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, ओलंपिक कमेटी या फिर फीफा? बताइए। विश्व एथलेटिक्स की बात हो रही तो जाहिर सी बात है विश्व एथलेटिक्स ही इसका होगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे भैया। 74, 73, 73वां क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। शरीर के 3 स्थानिक आयाम 3 शारीरिक समतलों के अनुरूप है, जैसे ललाट, धनु और अनुप्रस्थ। ठीक है, द 3 स्पेशल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी करस्पॉन्ड टू द 3 एनाटॉमिकल प्लेन्स, फ्रंटल, सैजिटल एंड ट्रांसवर्स। गति का एक समतल एक विशेष स्थानिक दिशा या गति का आयाम है और चारों एक पक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर एक पदार्थ घूमता है। ठीक है, या फिर समतलों में से प्रत्येक में गति से जुड़े शारीरिक अक्ष एंडिरोपश्च, मध्य पार्श्व और अनुदैर्घ्य अक्ष है। द एनाटॉमिकल एक्सिस एसोसिएटेड विद द मोशन इन ईच ऑफ द प्लेन्स आर द एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियोलैटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस। ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, फटाफट से बताएंगे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे भैया। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं भैया? 1, 2, 3, ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रेफर्स टू अ डिक्रीज इन जॉइंट एंगल इन द सैजिटल प्लेन व्हाइल हु इज मोशन इंक्रीजिंग जॉइंट एंगल? ठीक है, बताइए। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, अडक्शन, अबडक्शन, क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, देखो एंगल डिक्रीज और इंक्रीज किस में होता है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कौन सा इसमें पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा? पहले क्या आएगा? फ्लेक्शन आएगा। देखो जब क्या कह रहा है, फ्लेक्शन रिफर्स टू डिक्रीज, जब एंगल आपका डिक्रीज हो, जब आप डंबल्स को ऊपर की ओर आते हो तो एंगल डिक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। तो इसलिए फ्लेक्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर जब इंक्रीज होगा एंगल तो क्या हो जाएगा? आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले फ्लेक्शन आएगा फिर एक्सटेंशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 75, 75वां क्वेश्चन है भैया। क्या कह रहा है? ललाट तल में मध्य रेखा से दूर एक खंड की गति है, खंड डैश गति डैश है, जबकि मध्य रेखा की ओर वापस गति को डैश कहा जाता है। ठीक है, मोशन ऑफ अ सेगमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन इन द फ्रंटल प्लेन इज
वाइल मूवमेंट बैकवर्ड टू द मिड लाइन इज कॉल्ड। चलिए बताइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 75वां क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या होगा भैया इसका? ठीक है, जब मिड लाइन से जब भी बात आएगी अवे फ्रॉम द मिड लाइन की बात अगर आती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन से कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, उसमें एंगल डिक्रीज इंक्रीज होता है। मिड लाइन से अवे की बात आएगी तो अबडक्शन और अडक्शन की बात आएगी, तो पहले अबडक्शन आएगा फिर अडक्शन आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है भैया? सभी माइक्रो ऑब्जेक्ट की रैखिक गति के कारण का दस्तावेजीकरण करने के सटीक तरीके प्रदान करता है। ठीक है, हु प्रोवाइड्स प्रिसाइज वे टू डॉक्यूमेंट द कॉजेस ऑफ द लीनियर मोशन ऑफ ऑल मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। लीनियर काइनेटिक्स, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्रेब्स साइकिल। चलो फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? ठीक है, गति की बात होगी तो लीनियर काइनेटिक्स, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें से चित्र गायब क्या किया? चित्र में तीर सही ढंग से दर्शाता है कि कौन सा बल शामिल है। यहाँ चित्र तो है ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 78 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? एथलीट के लिए निर्दिष्ट सबसे आम मालिश है। अच्छा क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन मसाज स्पेसिफाइड फॉर एथलीट। सबसे कॉमन, सबसे आम मसाज जो दी जाती है एथलीट को, वो कौन सी भैया? शियात्सु मसाज, फिर प्रीनेटल मालिश या प्रीनेटल मसाज, स्पोर्ट्स मसाज या फिर हॉट स्टोन मसाज, गर्म पत्थर की मालिश। बताओ भैया क्या होगा? सबसे आम क्या होती है? स्पोर्ट्स मसाज ही होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको छोड़कर निम्न में से सभी चिकित्सीय अभ्यासों का व्यापक श्रेणियां हैं? ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस एक्सेप्ट। ठीक है, प्रतिरोध व्यायाम, गैर व्यायाम गतिविधि, थर्मोजेनेसिस, सहन शक्ति वाले व्यायाम, एंडोरेंस एक्सरसाइजेस, लचीलेपन वाले व्यायाम, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। चलिए बताइए फटाफट से, किसको छोड़कर सभी चिकित्सीय अभ्यासों के लिए? गैर व्यायाम गतिविधि, थर्मोजेनेसिस, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी को छोड़कर बाकी आपके सारे ही क्या हैं? चिकित्सीय अभ्यासों की व्यापक श्रेणियों में आते हैं, ऑप्शन बी को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। 80वां क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है भैया? किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी मुद्रा संबंधी विकृतियां हैं? ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एक्सेप्ट। चलो, कुकुदता, कुर्टोसिस, नॉकनी, फ्लैट फुट। ठीक है, सपाट सैर नहीं होगा, सपाट पैर होगा ये। ठीक है, पाँव या पैर, बो लेग्स। ठीक है, डिफॉर्मिटीज़ कौन सी नहीं है ये बतानी है आपको। भैया नॉकनी भी एक डिफॉर्मिटी है, फ्लैट फुट भी एक डिफॉर्मिटी है, बो लेग भी एक डिफॉर्मिटी है, बट ये कर्टोसिस किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। आ जाओ भैया, अच्छा क्वेश्चन है। हठ योग में षटकर्म, क्या कह रहा है? षटकर्म इन हठ योगा। योग पाठ्यक्रम का पूरा करने के लिए गंदा और अनिवार्य आवश्यकता। गंदा, डर्टी, हाँ। स्वैच्छिक नियंत्रित श्वास कुशलता, आंतरिक शरीर अंगों की अशुद्धियों को दूर करता है जो विभिन्न संवेदी अंगों के माध्यम से बाहरी पदार्थ के नियमित सेवन से जमा हो जाता है, या कर्म के 6 कर्म अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। बताइए, हठ योग में जो षट कर्म है बेसिकली आप प्योरिफिकेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, रिमूव्स इम्प्योरिटीज ऑफ द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स विच गॉट एक्यूमुलेट बाई अ रेगुलर इनटेक ऑफ एक्सटर्नल मैटर थ्रू डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स। ऑप्शन सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, 82वां क्वेश्चन। योगी स्वात्मराम के अनुसार मयूरासन किसके प्रबंधन में उपयोगी होता है? ठीक है, एज पर योगी स्वात्मरामा मयूरासन इज यूजफुल इन मैनेजिंग। किसके मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होता है? मासिक धर्म चक्र की अनियमितता के कारण, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज,
या फिर पेट संबंधी विकास और भूख बढ़ने की, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स एंड इंक्रीजिंग एपेटाइट, बोथ ए एंड बी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। योगी स्वात्माराम के अनुसार जो मयूर आसन होता है भैया वो आपके पेट संबंधी विकास और भूख बढ़ने से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। अष्टांग योग योग के सभी कितने अंगों को एकीकृत करता है। अष्टांग योग, नाम से ही पता चल रहा है अष्टांग। अष्टांग मतलब क्या होता है। अष्टांग कितने अंग होते हैं योग के, बताओ। अष्टांग का मतलब क्या होता है, 8। ठीक है, अष्टांग मतलब 8। अरे पढ़ाए थे ना, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारण, समाधि, ऐसे करके 8 होते हैं। ठीक है, तीसरा वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, नोट कर लो इसको। सो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा भैया। अष्टांग योग 8 अंगों को एकीकृत करता है। अगले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। चलिए, योगा से ही संबंधित है। निम्नलिखित में किनका उपयोग आमतौर पर सभी जीवन शैलियों रोगों के खिलाफ निवारक उपायों के रूप में किया जाता है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान और समाधि। ये देखो आगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यही 8 अंग होते हैं। अब इनमें से कौन सा है जो आमतौर पर सभी जीवन शैलियों के रोगों के खिलाफ निवारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर। ठीक है, आमतौर पर हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं और आसन करते हैं अलग अलग, जिससे जीवन शैली के रोगों के खिलाफ उसको निवारक के रूप में, एक उपचारात्मक के रूप में हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेहतर पाचन के लिए भोजन करने के बाद किस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। आपको एक अच्छा डाइजेशन चाहिए भोजन के बाद, तो कौन सा आसन करना चाहिए। शवासन करना चाहिए, सेतु बंधासन करना चाहिए, सूर्य नमस्कार या वज्रासन। खाना खाने के बाद कौन सा आसन, सीधे सो जाना चाहिए, लेट जाओ शवासन में, वज्रासन करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन डी के साथ जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86। क्या कह रहा है, 86वां क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप और पीठ दर्द से राहत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आसन अनुशंसित किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन्स में बी रिकमेंडेड फॉर हाइपरटेंशन एंड बैक पेन रिलीफ। शवासन, भुजंगासन, ठीक है, विपरीत करणी और जलनेति, कपालभाति और भुजंगासन, या शवासन और बंध। चलो बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल शवासन और भुजंगासन कर सकते हैं। भुजंग मतलब काला नाग, सांप कैसे उठता है, ऐसे उठता है ना, तो वैसे ही बॉडी को उठाया जाता है भुजंगासन में, और शवासन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, योगा कैन बी डिफाइंड एज। योग को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है भैया। फिटनेस अभ्यास के लिए, फिटनेस प्रैक्टिस के रूप में, ए रिलीजियस लेगेसी, एक धार्मिक विरासत के रूप में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर समग्र विकास के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक घटकों वाली एक जीवन शैली, या चिकित्सीय दवा के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। ए लाइफ स्टाइल हैविंग फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, हम इस तरीके से योग को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे। 88वां क्वेश्चन है भैया। क्या कह रहा है, योगा हैज़ evidence based beneficial effects in facing extreme weather condition is। चरम मौसम स्थितियों का सामना करने में योग के साक्ष्य आधारित लाभकारी प्रभाव हैं। कहाँ पर, अंटार्कटिका में, अधिक ऊंचाई पर, या स्पेस आइसोलेशन पर, या उपयुक्त सभी पे। बताइए क्या कह रहा है, चरम मौसम स्थितियों का सामना करने में योग के साक्ष्य आधारित लाभकारी प्रभाव कहाँ पर होते हैं। अंटार्कटिका में भी होंगे भैया, अधिक ठंडी पड़ेगी, अधिक ऊंचाई पर भी होगा, स्पेस आइसोलेशन पर भी होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है, कपालभाति एक क्या है भैया, प्राणायाम है, बंध है, क्रिया है, या रिचुअल है। क्या भैया, कपालभाति एक प्रकार का प्राणायाम है। ठीक है, प्राणायाम है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे। 90वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
शरीर संरचनाओं और उनके बीच संबंधों का विज्ञान है? कौन शरीर संरचनाओं और उनके बीच संबंधों का विज्ञान है? शरीर के कायों का विज्ञान और शरीर के अंग का नाम, उसको क्या बोलते हैं भैया? हु इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स अमंग देम, एंड डैश इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस एंड द बॉडी पार्ट्स वर्क। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा भैया? एनाटॉमी जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल अध्ययन होता है हमारी बॉडी का। सो पहले एनाटॉमी आ जाएगा भैया यहाँ पर, फिर फिजियोलॉजी आपका फंक्शनल करती थी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, 91वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? शारीरिक विज्ञान की कौन सी शाखा मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा और खेल से संबंधित है भैया? ठीक है, सेलुलर फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी या फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? चलो बताओ क्या होगा? शारीरिक विज्ञान की कौन सी शाखा जो मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा और खेल स्पोर्ट्स दोनों से संबंधित है भैया? फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स एजुकेशन दोनों से संबंधित है। कौन है? एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। दैट इज ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 92। क्या कह रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट इज, सही कथन चुनना है इसमें से। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने फटाफट से पढ़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? एक हार्मोन या अन्य संलिग्न अणु को उसके विशिष्ट रिसेप्टर से बांधना एक इंट्रासेलुलर मार्ग को ट्रिगर कर सकता है जो पहले से मौजूद प्रोटीन की गतिविधि को बढ़ाता या घटाता है, या यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली में रिसेप्टर्स के लिए ग्लाइकोजन के बंधन से ग्लाइकोजन सिंथेसिस की सक्रियता होती है जो गैलेक्टोज और ग्लाइकोजन संश्लेषण में एक प्रमुख एंजाइम है। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डाल दिए जाते हैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्या होगा इसका सही जवाब? नीचे जो क्वेश्चन है, स्टेरॉयड हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स कोशिकाओं के भीतर और कोशिका की सतह पर स्थित होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सभी जीनों के प्रतिलेखन को सक्रिय करते हैं जिससे एकोंडेड एनकोडेड प्रोटीन का उत्पादन बढ़ जाता है। क्या होगा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट? अगर आप जाएंगे ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, एक हार्मोन या अन्य किसी संलिग्न अणु को उसके विशिष्ट रिसेप्टर से बांधना एक इंट्रासेलुलर मार्ग को ट्रिगर कर सकता है जो पहले से मौजूद प्रोटीन की गतिविधि को बढ़ाता या घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 93, 93वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? ठीक है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, गलत कथन चुनना है हमको। ठीक है, 3 कथन आपके सामने। कई खेलों में उच्च तीव्रता पर गति के त्वरित प्रस्फोट शामिल होते हैं। मैनी स्पोर्ट्स इन्वॉल्व क्विक बर्स्ट ऑफ स्पीड एट हाई इंटेंसिटीज। ठीक है, या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में जाने वाले उच्च ऊर्जा अणुअंक का टूटना मांसपेशियों की, अरे इंग्लिश पे क्रियाओं, छोड़िए इंग्लिश पे आइए। द ब्रेक डाउन ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स नोन एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड क्रिएटिन फॉस्फेट प्रोवाइड्स इमीडिएट एनर्जी टू पावर मसल एक्शंस। बताइए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है इसमें? अभी नीचे भी दे रखे हैं 2 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, विंगेट एनारोबिक परीक्षण का उपयोग एथलीट की चरम एरोबिक शक्ति और एरोबिक क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। विंगेट एनारोबिक टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन एथलीट पीक्स एरोबिक पावर एंड एरोबिक कैपेसिटी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी ए बी और डी दोनों ही तीनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे भैया। चलिए क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को नीचे दिए गए चित्र से संबंधित है भैया, चित्र यहाँ पर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब 95वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में सभी सत्य हैं सिवाय एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है इसमें से। फटाफट से बताएंगे इन ऑप्शंस में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 95 में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है भैया? रॉन्ग स्टेटमेंट, एथलीटों की हड्डियां जो बार बार अत्यधिक तनाव में रहती हैं गैर एथलीट आंतरिक यात्रियों की तुलना के काफ़ी पतली और कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ठीक है, बाकी पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि ABC करेक्ट स्टेटमेंट, बट हमें रॉन्ग पकड़ना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, मैच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? ग्लाइडिंग
एंगुलर, फ्लेक्शन और अबडक्शन। इसको सही तरीके से मैच कराना है, फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए कोर्स के हिसाब से। चलो बताओ 96वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भैया। ग्लाइडिंग, सरकना कहाँ पर संभव होता है? अ मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली फ्लैट बोन सर्फेसिस बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड ओवर वन टू अनदर लिटिल चेंज इन द एंगल बिटवीन बोन्स। बिल्कुल पहले का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज पी। एंगुलर का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज एंगल बिटवीन बोन्स, तो इसका हो जाएगा क्यू। फ्लेक्शन का मतलब होता है क्या? डिक्रीज एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स यूजुअली इन द सैजिटल प्लेन। फ्लेक्शन जब हम खींचते हैं तो एंगल डिक्रीज होता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। अबडक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम द मिडलाइन, मिडलाइन से दूर करना, ठीक है, तो वो आपका अबडक्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की हम बात करेंगे, 97वां क्वेश्चन। चलो यहीं से ले लो। क्या कह रहा है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज डैश एंड डैश। वो कौन से 3 प्रकार के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं? स्केलेटल ब्लड कार्टिलेज, स्केलेटल सूथ कार्डियक, स्मूथ स्किन बाइसेप्स ट्राइसेप्स, या कार्डियक स्मूथ माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये सूथ दिया, ये स्मूथ होगा, स्मूथ, ठीक है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? मस्कुलर टिश्यूज की बात हो रही, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाएंगे आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी में भी देख लीजिए इसको, ठीक है। ये हिंदी में था। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, तो कंकाली, चिकनी और हृदय पेशियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स कॉल्ड डैश आर plentiful in muscular tissue. Each muscle fiber is in close contact with one or more. ठीक है। डैश नामक सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं मांसपेशी ऊतकों में भरपूर मात्रा में होती हैं, तो प्रत्येक मांसपेशी फाइबर एक या अधिक के निकट संपर्क में है, वो क्या कहलाएगी भैया? वेन्स कहलाएगी, कैपिलरीज, आर्टरियोल्स या फिर आर्टरीज? चलो बताओ फटाफट से क्या कहलाएंगी? सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं कौन होती भैया? कैपिलरीज होती हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ठीक, ये ध्यान रखना है। सूक्ष्म जो रक्त वाहिकाएं, एकदम सबसे छोटी जो रक्त वाहिकाएं होती है, इसमें ब्लड बहता है, वो कैपिलरीज कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 की हम बात करेंगे। 99वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द एडेड ऑक्सीजन ओवर एंड अबव द रेस्टिंग ऑक्सीजन कंजप्शन दैट इज टेकन इनटू द बॉडी आफ्टर एक्सरसाइज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विश्राम ऑक्सीजन की खपत के अतिरिक्त ऑक्सीजन को संदर्भित करता है जो व्यायाम के बाद शरीर में ली जाती है? ठीक है। मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक यानी VO2 मैक्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन डेप्थ। 99वां क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑक्सीजन डेप्थ के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। आज का आखिरी सवाल है आपका, इस क्वेश्चन पेपर को हमने फुल सॉल्व कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, सिवाय डैश के निम्न सभी मस्तिष्क की चोटों के प्रकार भैया? ACL इंजरी, कॉन्ट्यूजन और लैक्रेशन। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ ब्रेन इंजरीज एक्सेप्ट। सभी ब्रेन, इसमें से 3 ब्रेन इंजरीज है। अब मस्तिष्काघात भी ब्रेन से संबंधित है, कॉन्ट्यूजन भी ब्रेन में हो सकता है, विदारण लैक्रेशन भी हो सकता है। ACL इंजरी जो है वो आपकी किसकी है भैया? ACL क्या है? एक प्रकार का लिगामेंट है आपका, ठीक है। ये लिगामेंट का टाइप है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसको हमने पूरे 100 क्वेश्चन के साथ फिनिश कर दिया है साथियों। आई होप आज की ये क्लास आपको बेटर लगी होगी। अगर हमारी क्लास, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।